कभी कभी हमारी प्रेजेंट लाइफ में कुछ फियर, कुछ डीप रूटेड डर इतने नेचुरल लगते हैं कि हमें लगता है कि शायद ये हमारी पर्सनालिटी का ही हिस्सा है। और कई बार हम अपने बच्चों को भी उसी पर्सनालिटी के नाम पर टैग कर देते हैं कि ये तो इंट्रोवर्ट है, ये बहुत शाई है, ये थोड़ा डरपोक है, इसे लोगों से के साथ मिलना पसंद नहीं है। लेकिन क्या हो अगर कुछ फियर की जो रूट्स हो हमारी प्रेजेंट लाइफ से भी बहुत पीछे शुरू हुई हो, क्लियर चलते हैं उनकी इमीडिएट पास्ट लाइफ में। तो जब क्लाइंट को ट्रांस की गहराइयों में ले जाया गया तो सबसे पहले जो पास्ट लाइफ सामने आई उसमें क्लाइंट ने खुद को एक यंग मेल के रूप में देखा। उन्होंने खुद को एक रोमन एम्पायर के टाइम में देखा। लगभग 17 साल की उनकी उम्र थी और जो क्लाइंट थे उस लाइफ टाइम में जब उनका नाम जानने के लिए कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि उस पास्ट लाइफ में उनका नाम जैक है। क्लाइंट ने खुद को बहुत ही पुराने फटे पुराने से रगड़े हुए क्लोथ्स में देखा, लूज पैंट्स, पैरों में रोमन स्टाइल सैंडल्स और ब्लॉन्ड हेयर। जब उनको उस लाइफ में अपने घर की तरफ जाने के लिए निर्देश दिया गया तो उन्होंने खुद को एक ऐसी जगह पर देखा जहां आसपास बहुत ही सारे पुराने और फटे हुए टेंट थे। उन्होंने बताया कि मैं होमलेस हूं और यही मेरा घर है। ना कोई प्रॉपर हाउस था, ना कोई कंफर्ट था। रात जो थी वो स्लीपिंग बैग्स में गुजरती थी, बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी और हर दिन बस एक तरह से सर्वाइवल डे होता था। उस लाइफ में जैक की जो सबसे बड़ी रियलिटी थी वो क्या थी? ना तो स्टेबल होम, ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी और बहुत ही लिटिल इमोशनल सपोर्ट। अब जब क्लाइंट से पूछा गया कि उस लाइफ में उनके साथ कोई और भी है तो सीन अचानक चेंज हो गया। क्लाइंट ने क्राउड में एक ब्लॉन्ड हेयर्ड यंग गर्ल को देखा, यस, एक लड़की को देखा और अगले मोमेंट में क्लाइंट ने खुद को एक स्टेज पर पाया। वो एक प्ले में एक्टिंग कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मैं एक्टिंग करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई स्टेबल जॉब नहीं है। मेरे सामने बहुत सारी ऑडियंस बैठी है। लेकिन जैक का ध्यान बार बार क्राउड में एक ही इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब क्लाइंट से पूछा गया कि वो किन्हें ढूंढ रहा है तो उन्होंने कहा कि मैं उसी लड़की को ढूंढ रहा हूं, मैं उसे पसंद करता हूं। अब उनसे पूछा गया कि क्या वो लड़की भी आपके साथ ही रहती है, क्या वो भी होमलेस है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो लड़की होमलेस नहीं है, वो आसपास की ही बस्ती में रहती है और मेरा प्ले देखने डेली आती हैं। यानी दोनों की लाइफ्स उस पास्ट लाइफ में बहुत अलग थी। जहां जैक के पास अपना कोई घर नहीं था, कोई स्टेबल जॉब नहीं थी, वहीं वो लड़की कंपैरेटिवली एक सेटल्ड लाइफ जी रही थी। फिर क्लाइंट को उस लड़की की एनर्जी को सेंस करने के लिए कहा गया कि क्या वो लड़की भी आपको पसंद करती है या आप ही उसे पसंद करते हैं? तो जैक ने कहा कि मुझे लगता है कि ये लड़की भी मुझे पसंद करती है। अब क्लाइंट को उस लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट में जाने के लिए कहा गया जो उसकी इस लाइफ के इंटेंशन से डायरेक्टली रिलेटेड थी। तो जैसे ही उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए तो उन्होंने खुद को एक 12th स्टोरी, एक 12 मंजिला बिल्डिंग की बालकनी में खड़ा हुआ देखा। अब उनसे पूछा गया कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं तो क्लाइंट ने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ, आई फील लाइक आई एम नॉट वर्थी टू एनीवन, आई एम नॉट वर्थी टू लिव। जैक उस समय बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा था। उसके अंदर बहुत ही डीप डिससैटिस्फैक्शन थी। जैसे उसे लग रहा था कि वो इस लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा है और शायद ये लाइफ उसके लिए इनफ नहीं है। अब उसे समय में थोड़ा आगे जाने को कहा गया जिससे देख सके कि अब नेक्स्ट क्या हो रहा है। तो उन्होंने खुद को बालकनी के बिल्कुल एज पर
जाते हुए देखा। बालकनी के पीछे उन्होंने एक डोर देखा और उस डोर के दूसरी तरफ वो ही ब्लॉन्ड हेयर लड़की खड़ी हुई है। क्लाइंट ने बताया कि वो लड़की रो रही है और मुझे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैक ने वो डोर जो लॉक कर दिया था अंदर से। फिर उनसे पूछा गया कि ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। तो कुछ मोमेंट के बाद जैक ने खुद को नीचे जमीन में पड़ा हुआ पाया। उसे देखा कि लोग उसके आसपास जमा हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी बॉडी के अभी भी अंदर है, बट उनको पेन फील नहीं हो रहा है। लड़की भी अब उनके आसपास ही खड़ी है, वो रो रही है और ज्यादा पेन उनको उसके रोने से हो रहा है। उस लड़की के चेहरे पे शॉक और सैडनेस का भाव है। अब सवाल ये था कि व्हाई डिड जैक टेक दैट डिसीजन? जैक ने ये इतना डिसीजन क्यों लिया? देखिए, सिर्फ ये देख लेना कि उसने सुसाइड किया रूट कॉज नहीं बताता। अगर क्लाइंट उस पास्ट लाइफ को रिलीव करते हुए खुद उस डिसीजन का कारण क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो रिग्रेशन में एक टेक्निक है जिसके थ्रू उन्हें सुपर कॉन्शियस स्टेट में अपनी पूरी पास्ट लाइफ को रिव्यू करने के लिए कहा जाता है। और इसे रिव्यू करने का उद्देश्य ये नहीं होता कि हमें सारी घटनाओं को देखना, सारे इवेंट्स को देखना है, बल्कि हमें उस पूरी लाइफ को एक फास्ट फॉरवर्ड में देख के उन इमोशनल नॉट्स को कनेक्ट करना है। तो डेथ के मोमेंट क्रॉस करने के बाद जब क्लाइंट को उनकी पूरी पास्ट लाइफ को रिव्यू करने के लिए कहा गया, तो धीरे धीरे ये सारी पिक्चर क्लियर होने लगी कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया। और क्लाइंट ने खुद ही बताया कि जो जैक है, जो क्लाइंट है, वो जिस लड़की को पसंद करते थे, उनके पेरेंट्स उन्हें पसंद नहीं करते थे। और रीज़न सिर्फ ये नहीं था कि जैक होमलेस था। वो ना सिर्फ होमलेस था, बल्कि उसकी कोई प्रॉपर स्टेबल जॉब भी नहीं थी, उसके पास पैसा नहीं था, कोई सोशल स्टेटस नहीं था। वो बेसिकली उस लड़की की फैमिली के लेवल का नहीं था। और लड़की के पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि जैक उनकी डॉटर के लिए लायक नहीं है, सुटेबल नहीं है। उन्होंने जैक को ना सिर्फ रिजेक्ट किया, बल्कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस, उसकी अपीयरेंस और लाइफस्टाइल को लेके उससे बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी किया। देखा गया कि डिफरेंट सिचुएशंस में उसे इंसल्ट किया जा रहा था। और सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि जैक के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया, उसे फिजिकली हर्ट किया गया और उसे थ्रेटन किया गया। और ये सारे इमोशंस धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते गए उसके अंदर। और जब ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, तब उन्होंने अपनी उस लाइफ को एंड करने का एक्सट्रीम डिसीजन ले लिया। लेकिन रिलेशन में ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अब जो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि क्या इस लाइफ में जब वो जैक के रूप में थे, जो उनके साथ ये इमोशंस पैटर्न जुड़े हुए थे, क्या इसी लाइफ से शुरू हुए या इससे पहले से चले आ रहे थे? मैं एनफ नहीं हूं, रिजेक्शन का फियर जो अभी भी इस लाइफ में दिखता है, क्या पहली बार इस लाइफ में शुरू हुआ था या इससे पीछे भी और कोई पुरानी पास्ट लाइफ थी जहां ये पैटर्न रिपीट हो रहा था? और यही सवाल क्लाइंट को उसकी सब्सिक्वेंट पास्ट लाइफ में लेके गया। बट उससे पहले हम जानते हैं कि जो ये क्लाइंट की जैक वाली लाइफ थी, उसमें जो लोग थे वो क्या प्रेजेंट लाइफ पे भी उनकी इस लाइफ का हिस्सा है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस लड़की की जिसे जैक उस लाइफ में प्यार करता था। तो रिलेशन में क्लाइंट ने उसे प्रेजेंट लाइफ में अपनी फ्रेंड के रूप में रिकॉग्नाइज किया, स्कूल फ्रेंड। फिर उस लड़की की जो मदर थी उस लाइफ में, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पर कनेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग था। उन्होंने बताया कि उस पास्ट लाइफ में जो उस लड़की की मदर थी, प्रेजेंट लाइफ में उसकी अपनी रियल मदर है। देखा आपने, जिस औरत की वजह से उस पास्ट लाइफ में
जैद की इमोशनल कंडीशन इतनी खराब हुई कि उन्होंने सुसाइड जैसा डिसीजन लिया। उसी सोल को प्रेजेंट लाइफ में उन्होंने अपनी मदर के रूप में देखा, और प्रेजेंट लाइफ में वही सोल एज अ मदर अपने बेटे की ये हालत देख के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, उसके लिए हेल्प ढूंढ रही है। वही मदर जो अपने बेटे के लिए प्रोफेशनल्स के पास जा रही है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वर्कशॉप में उसे भेज रही है, और आखिरकार एडवांस पास्ट लाइफ रिलेशन थेरेपी तक लेकर आई। यानी जिस पास्ट लाइफ में के रिलेशन के स्टार्ट क्लाइंट ने बहुत पेन एक्सपीरियंस किया, प्रेजेंट लाइफ में वही रिलेशनशिप एक कंप्लीटली डिफरेंट रोल में दिखाई दी। अब क्लाइंट को जो उस लड़की के फादर थे, उन्होंने भी उसे काफ़ी थ्रेटन किया था, उसे पहचानने के लिए कहा गया कि क्या ये एनर्जी इस प्रेजेंट लाइफ में प्रेजेंट है। तो उन्होंने कहा कि यस, उनको ऐसा फील हो रहा है कि जो उनके ग्रैंड फादर थे, अब उनकी डेथ हो चुकी है, वो उस लड़की के फादर थे। अब देखिए, डायरेक्ट जब वो पास्ट लाइफ देख रहे थे तब तो उन्होंने अपने आप को अबंडेंट ही फील किया कि उनको पता ही नहीं था किसने उन्हें अबंडन कर दिया है। पर जब उन्होंने अपनी लाइफ रिव्यू करी तब उन्होंने अपनी मदर को भी देखा कि जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था उस लाइफ में, जिसकी वजह से वो ऑब्वियसली पैदा तो वो हुए थे ना। तो जब उनको उस मदर की एनर्जी को पहचानने के लिए कहा गया जिन्होंने उस लाइफ में उन्हें अबैंडन कर दिया था, छोड़ दिया था, तो प्रेजेंट लाइफ में उन्होंने उसे अपने फादर के रूप में पहचाना। यानी उस लाइफ की वो माँ जिन्होंने उसे छोड़ दिया था, वो इस लाइफ में उनके फादर के रूप में थे, और उन्हीं के पेन को वो भी एक्सपीरियंस कर रहे थे। दोनों ही माता पिता काफ़ी परेशान थे ना उनके लिए। अब देखिए, अब सवाल क्या था, अब एक बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ सामने था कि क्या ये कार्मिक रिलेशनशिप पहली बार इसी लाइफ में बने थे, या जो जैद की लाइफ थी, या इससे पहले भी इस कहानी की कहीं शुरुआत हुई थी? क्या ये रिलेशनशिप इससे भी बहुत पहले से चले आ रहे थे? और अगर जैद की इनसिक्योरिटी, रिजेक्शन और फियर की जड़ भी इसी लाइफ में नहीं थी, तो वो आखिर कहाँ से आ रही थी? और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए रिलेशन को और पीछे ले जाया गया, एक और भी बहुत ही पुरानी लाइफ टाइम की तरफ। और जब रिलेशन को पीछे ले जाया गया और क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन दिए गए, तो क्लाइंट ने इस बार खुद को एक सब्सिक्वेंट लाइफ टाइम में देखा। और जो सबसे पहला सीन सामने आया वो आते ही काफी इंटेंस था। क्लाइंट ने खुद को लगभग 30-32 साल के एक युवा लड़के के रूप में, युवा आदमी के रूप में देखा। पहले ही सीन में वो एक ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ था, एज पर खड़ा हुआ था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, माथे में पसीना था, और उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, और वो फीलिंग थी गिल्ट की। जब क्लाइंट से पूछा गया कि उसे किस बात का गिल्ट है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी भी चीज़ के लायक नहीं हूँ। उन्होंने बताया कि उनकी अभी अभी जॉब चली गई है, और ये पहली बार नहीं है जब उनकी जॉब गई है। वो अभी अनएम्प्लॉयड है, उनके पीछे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, डेट है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लायक नहीं है, वो उसे ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं। उनके वर्ड्स में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और एक हेल्पलेसनेस फील हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो अपने फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और इसी इमोशनल स्टेट में वो उस ब्रिज में आए थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा तंग आ गया हूँ, और मैं सुसाइड करने यहाँ आया हूँ। अब जब क्लाइंट को उस मोमेंट में थोड़ा आगे जाने के लिए कहा गया, तो जैसे ही वो टाइम में आगे बढ़े, तो उन्होंने अब खुद को अपने पानी के अंदर महसूस किया। धीरे धीरे पानी उनके अंदर भर रहा था, उनकी नाक में, उनके गले में, उनके लंग्स में। और डेथ के उस मोमेंट में भी उनके अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस था, वो इमोशंस था गिल्ट का। उन्हें लग रहा था कि वो अपनी फैमिली की केयर नहीं कर पाए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लाइफ में निभाने लायक नहीं थे। उनकी वाइफ
उनका ससुराल, ये सोसाइटी उनको सब नालायक समझती है, इररिस्पॉन्सिबल समझते हैं, और इसकी वजह से उनकी लाइफ में डेली फाइट्स, टॉन्ट्स, फाइनेंशियल प्रेशर और लगातार बढ़ते हुए क्रिटिसिज्म ने ही उन्हें इतना ज़्यादा इमोशनली एग्जॉस्टेड कर दिया था कि उन्हें लग रहा था कि वो चाहे कितने भी कोशिश कर दें, वो किसी की भी एक्सपेक्टेशन में कभी खरे नहीं उतर पाएंगे, और यही गिल्ट उनके उस डेथ मोमेंट, उस सुसाइड का कारण बनी। बट देन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन। ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम देखा जाता है रिलेशन सेशन पर यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट बात आई, उसने पूरा का पूरा ये पूरी की पूरी केस स्टडी का, स्टोरी का तो बिल्कुल चेंज ही कर दिया। डेथ मोमेंट के बाद जब क्लाइंट को उस लाइफ टाइम को हायर अवेयरनेस में, हायर कॉन्शियसनेस में रिव्यू करने के लिए बोला गया, ताकि वो उस लाइफ की सारी घटनाओं को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देख सके और उन डिटेल्स को हम कनेक्ट कर सके, तो तभी क्लाइंट ने अचानक से बोला कि मैम, मैंने सुसाइड नहीं किया, मैंने सुसाइड नहीं किया है। तो मैंने कहा व्हाट? तो फिर क्या हुआ, क्या आप अभी भी जिंदा है? तो उन्होंने बोला नहीं मैम, मेरी हत्या हुई थी। और ये मूवमेंट पूरे रिलेशन की डायरेक्शन को ही बदल देता है। जब क्लाइंट ने कहा कि वह उस सीन्स को जैसे जब एक्सप्लोर कर रहा था, तो उसने बताया कि जब वो ब्रिज के लेज पर खड़ा हुआ था, तभी उनकी वाइफ और मदर इन लॉ वहाँ आई थी, और उनके अनुसार दोनों ने उन्हें धक्का दे दिया। उनका बैलेंस भी गिर गया और वो नीचे गिर गया, और ये इतना ज़्यादा सडन था कि वो समझ ही नहीं पाए कि किसी ने उनको पुश किया है या फिर उनका बैलेंस भी गिर गया। कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनली एग्जॉस्टेड होते हैं तो हम समझ नहीं पाते, कभी कभार सोल समझ ही नहीं पाती कि उनकी डेथ कैसे हुई। दैट्स द रीज़न ये जो रिव्यू होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है थेरेपी का। तो अचानक वो स्टोरी जिसमें क्लाइंट अभी तक अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ रहा था, अपने आप को एक पर्सनल फेलियर माना था, और यही फीलिंग, इसी गिल्ट की फीलिंग को उसने लाइफ टाइम्स में कैरी किया था, उसे एक्सपीरियंस कर रहा था, वो कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव में चली गई। वो गिल्ट अब किस में चेंज हो गया? एंगर में। और यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इमोशनल शिफ्ट हुआ। कुछ मोमेंट पहले द क्लाइंट अपनी वाइफ के लिए गिल्ट महसूस कर रहा था, उसे लग रहा था कि मैं उसको संभाल नहीं पाया, मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाया। लेकिन अब वही इमोशन धीरे धीरे एंगर में, गुस्से में बदलने लगा था कि मेरी वाइफ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन का आंसर था वो रिलेशन में उस सेशन का, क्योंकि इंटेंशन का पार्ट नहीं था, बहुत अनएक्सपेक्टेड था, और ये अगर हम इसे और बहुत ज़्यादा डीपर में जाते तो ये सेशन और ज़्यादा लंबा हो जाता। और मेन जो इस पूरी थेरेपी का ऑब्जेक्टिव था वो कोई फोर्सफुली करके डिटेल्स को डिट करने का नहीं था, बल्कि क्लाइंट की जो ओरिजिनल इंटेंशन थी और जो थेरेपेटिक स्कोप था उससे ध्यान में रखकर सेशन को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए इसको बहुत डीप नहीं किया जाया। डेफिनेटली उन दोनों के बीच में कोई पुराना अनरिजॉल्व कार्मिक पैटर्न था जिसका ये पूरा का पूरा इंसिडेंट एक हिस्सा था, और ये एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की अपनी कोई इमोशनल स्टोरी हो सकती है, बट इसका डेफिनेट आंसर उस पास्ट लाइफ में नहीं मिला। पर एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई कि क्लाइंट की उस लाइफ के बारे में जो सबसे पेनफुल बिलीव थी वो बदल गई। अब वो खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहा था जिसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में फेल हुआ था, और जिसकी वजह से उसकी लाइफ खत्म हो गई थी। अब जब उसे इस एक्सपीरियंस को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिला, तो यही इस लाइफ की हीलिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू साबित हुआ। लेकिन स्टोरी अभी भी पूरी नहीं हुई थी दोस्तों, क्योंकि अब एक और सवाल सामने आ गया था कि भाई अगर इस लाइफ में ये जो डेथ थी ये सुसाइड नहीं थी,
तो प्रेजेंट लाइफ में आने वाले वो जो सुसाइडल थॉट्स है वो क्या है, उनका कनेक्शन कहाँ से आया? क्या जेड वाली जो इमीडिएट पास्ट लाइफ थी उसमें जो उन्होंने सुसाइड का डिसीजन लिया था, क्या ये पैटर्न वहां से कैरी हुआ, या जेड की लाइफ से पहले भी कोई ऐसी लाइफ थी जहां से ये इमोशनल पैटर्न रिपीट हो रहा था? क्योंकि एक इंटरेस्टिंग रिपीटेशन तो हर लाइफ में दिखाई दे रहा था। अब सवाल क्या था कि भाई ये पैटर्न दिखाई तो दे रहा है, पर इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? किस लाइफ में पहली बार क्लाइंट ने सबकॉन्शियस लेवल में इसे एसोसिएट किया था कि दुनिया अनसेफ है, लोगों से डेंजर हो सकता है, और अगर मैं आगे बढ़ा तो कुछ गलत हो सकता है? क्या ये भी किसी अर्लियर लाइफ टाइम से जुड़ा हुआ था? और इसी का आंसर जानने के लिए रिलेशन को और पीछे ले जाया गया, एक ऐसी लाइफ के की तरफ जहां शायद इस पूरी स्टोरी की सबसे डीपेस्ट लेयर छिपी हुई थी, अ वेरी इनिशियल पास्ट लाइफ। पर इससे पहले देखते हैं कि इस लाइफ में जो लोग उसे दिखे, स्पेशली उसकी पत्नी और मदर इन लॉ, क्योंकि इन्हीं दो सोल्स को उन्होंने देखा था उस लाइफ में, क्योंकि बिल्कुल एंड सीन में ही वो लाइफ टाइम खत्म हुई, उससे ज़्यादा तो स्पिरिट गाइड ने कुछ नहीं दिखाया उस लाइफ में। तो उनका प्रेजेंट लाइफ में क्या कनेक्शन है ये देखना भी बहुत ज़रूरी था। तो जब उनकी लोगों की एनर्जी को प्रेजेंट लाइफ में पहचानने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी उस वाइफ की एनर्जी को महसूस किया, जिससे उनको अभी रिसेंटली पता चला था कि उन्होंने उसे धक्का दिया था। तो उसकी वाइफ की एनर्जी को उन्होंने अपनी प्रेजेंट लाइफ की मदर की एनर्जी को महसूस किया। जी हाँ, यानी कि जिस सोल के साथ उस लाइफ में उनका रिलेशनशिप वाइफ का था, वही सोल प्रेजेंट लाइफ में उनकी मदर के रूप में दिखाई दे रही है। फिर क्लाइंट ने अपनी जो उस लाइफ की मदर इन लॉ थी उसकी एनर्जी को रिकॉग्नाइज किया, तो यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन सामने आया। क्लाइंट ने बताया कि जो उस लाइफ में उनकी मदर इन लॉ थी, जो उनकी डेथ में इन्वॉल्व थी, उन्हें अपनी फादर के रूप में दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है। अब जरा इस कनेक्शन को क्विकली समझते हैं, ठीक है? तो लाइफ 2 में यहाँ 2 सोल्स थी, वाइफ और मदर इन लॉ। क्लाइंट के लिए बहुत ही इंटेंस पेन, प्रेशर, गिल्ट और इमोशनल सफरिंग से जुड़ी हुई थी, और प्रेजेंट लाइफ में ये दोनों ही सोल उनके पेरेंट्स के रूप में दिखाई दे रही है। तो जिन रिलेशनशिप ने उन्हें उस लाइफ में पेन दिया, वही सोल कनेक्शन ने प्रेजेंट लाइफ में उन्हें केयर, सपोर्ट और हीलिंग देने वाली रिलेशनशिप्स को एक्सपीरियंस किया। और शायद यही इस टार्मिक स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है, क्योंकि प्रेजेंट लाइफ में यही पेरेंट्स उनकी एंजाइटी और डिफिकल्टी को समझकर उन्हें हेल्प करने के लिए आगे आए हैं। यानी प्रेजेंट लाइफ में वही सोल उनकी हीलिंग जर्नी का निमित्त बनी है, माध्यम बनी है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है या फिर एक लार्जर सोल प्लान का हिस्सा? तो इस रिलेशन एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसा लगता है कि शायद इन तीनों सोल्स के बीच कोई अनरिजॉल्व कार्मिक अकाउंट है, जिसे ये तीनों सोल्स इस लाइफ में बैलेंस करने आई हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ अब हम पढ़ते हैं वेरी इनिशियल लाइफ में, देखने के लिए कि भाई ये आखिर शुरुआत कैसे हुई इन सब की। तो जब रिलेशन को और पीछे ले जाया गया और इस बार एक और लाइफ टाइम ओपन हुई, क्लाइंट ने खुद को एक लगभग 25 साल के युवक के रूप में देखा। देखिए, सब में वो युवक ही है, मेल के रूप में ही, मेल जेंडर में ही रिपीट हो रहे हैं। जब उनको उस लाइफ में उनका नाम जानने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम हरीमा है। क्लाइंट ने बताया कि इस लाइफ में वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री के बॉर्डर के पास के विलेज में वो रहते हैं। जब उनसे उनके सराउंडिंग के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मैं बेयरफुट हूँ, नंगे पाँव हूँ, मैंने वाइट शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए हैं, और मेरे जो बाल है वो नीटली कॉम्ड है। तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था। क्लाइंट ने खुद को अपने घर के सामने खड़ा हुआ देखा, वो ऊपर आसमान में देख रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट, और एक ही पल में पूरा नजारा ही चेंज हो गया। जो जगह
जो मूवमेंट पहले बिल्कुल शांत था, नॉर्मल लग रहा था, अब वहाँ पर हड़बड़, केओस और पैनिक फैल गया। क्लाइंट ने खुद को एक पार्क जैसी जगह में देखा। आसपास लोग भाग रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, बिल्डिंग्स डैमेज हो चुकी है। क्लाइंट को उस मोमेंट में जब आगे बढ़ने के लिए कहा गया ताकि सीन और ज़्यादा क्लियर हो सके, तो अब उन्होंने अपने आप को एक बिल्डिंग के सामने देखा। उन्होंने कहा चारों तरफ खून ही खून है, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है। हरीमा भी पूरी तरह से डर चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए अब सेफ जगह कहाँ है। वो जस्ट वहां से निकल जाना चाहता था। फिर उसे सामने एक मेटल फेंस दिखाई देती है। क्लाइंट कहते हैं कि सब उन्हीं फेंस की तरफ दौड़ रहे हैं, मैं भी वहां दौड़ रहा हूँ। क्लाइंट ने बताया कि मैं इस फेंस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे दूसरी तरफ जाना है ताकि मैं बच सकूं। और वो उन फेंस को क्रॉस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट था। लेकिन अचानक उसकी आंखें बंद हो गई। उसने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट फील हो रही है अपनी बॉडी में। लोगों के चिल्लाने की आवाज़ भी धीरे धीरे धीमी होती जा रही है। मुझे यहाँ से निकलना है। हरीमा ने उन फैंस को क्रॉस करने की कोशिश की और कुछ ही मोमेंट में क्लाइंट ने अपनी डेथ को देखा। उसे खुद को उस फेंस में लटके हुए इम्पेल्ड देखा। डेथ बहुत ही इंटेंस बट सडन थी, लेकिन रिग्रेशन में फिजिकल डेथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस मोमेंट की इमोशनल स्टेट। क्योंकि फिजिकल डेथ पे तो सिर्फ बॉडी चली जाती है, पर जो इमोशनल स्टेट है वो सोल में रह जाती है, जिसे हम एक लाइफ से दूसरी लाइफ और पता नहीं कितनी लाइफ को कैरी करते हैं। तो जब क्लाइंट से पूछा गया कि डेथ के समय कोई फिजिकल पेन महसूस हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी एक ही झटके में जान चली गई, कोई पेन नहीं है। फिर उनसे पूछा गया कि डेथ के मोमेंट में आपके इमोशंस कैसे हैं, तो उन्होंने कहा फियर, कन्फ्यूजन, मैं अकेला हूँ, काश मेरी फैमिली मेरे साथ होती तो मेरे साथ ये नहीं होता, मैं सेफ होता। यही लाइन इस एंटायर रिग्रेशन जर्नी की एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट बन गई, क्योंकि इनिशियल लाइफ में पहली बार एक इमोशनल एसोसिएशन दिखाई दिया, जहां अकेलापन का मतलब था डेंजर, लोगों से सेपरेट होने का मतलब था अनसेफ, फैमिली की प्रेजेंस थी सेफ्टी। तो प्रेजेंट लाइफ में भी क्लाइंट को लोगों के बीच क्राउडेड प्लेस में जाने में बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है, बाहर जाने में हेजिटेशन होती है, और कई सिचुएशन में उसके माइंड में वर्स्ट केस थॉट्स आने लगते हैं। हरीमा की लाइफ में ये डेंजर अचानक आया था। उसने किसी ऐसी सिचुएशन को कॉन्शियसली चूज नहीं किया था, और फिर एक नॉर्मल डे अचानक बॉम्ब ब्लास्ट में बदल गया, केओस में बदल गया, और सबकॉन्शियस लेवल में एक ऐसी पावरफुल इमोशनल एसोसिएशन बन गया। और प्रेजेंट लाइफ में यही थॉट्स लॉजिकल तो बिल्कुल नहीं लगते थे, बट पास्ट में ये उसकी रियलिटी थे। और अब बारी थी हीलिंग की, सोल लेवल हीलिंग की। उस फियर, उस हेल्पलेसनेस और उस लोलीनेस को रिलीज करनी थी। देखिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि सिर्फ पास्ट लाइफ को देख लेना या जान लेना हीलिंग नहीं है। पास्ट लाइफ को समझना तो सिर्फ पहला स्टेप है, लेकिन हीलिंग तब शुरू होती है जब इमोशनल पैटर्न्स को रिलीज किया जाता है। तो इस पास्ट लाइफ रिलेशन केस में हमने देखा कि जो इमोशंस उस लाइफ टाइम में अनरिजॉल्व रह गए थे, और किस तरह वो अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग पास्ट लाइफ में, और यहाँ तक कि इस प्रेजेंट लाइफ में भी रिपीटेड पैटर्न के रूप में दिखाई दे रहे थे। फियर, लोनलीनेस, एंगर, गिल्ट, रिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस।
और जो ये रिलेशनशिप्स इमोशनली बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे थे, तो अब उन सभी एनर्जीज को सोल लेवल हीलिंग करना बहुत ही ज़रूरी था। तो सबसे पहले क्लाइंट को एक डीप सोल लेवल क्लेंजिंग प्रोसेस में गाइड किया गया। जो भी फियर उनकी प्रेजेंट लाइफ में रिलेवेंट नहीं है, उन सभी को, इमोशनल हैवीनेस को जो वो कैरी नहीं करना चाहते हैं, उन्हें रिलीज करने की इंटेंशन दी गई। फिर क्लाइंट ने उन सारे पुराने इमोशनल पैटर्न्स को कट किया, अलग किया अपने आप से। सोल लेवल हीलिंग में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं फॉरगिवनेस। तो फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ उसको सही मान लिया जाए या गलत मान लिया जाए, और ना ही इसका मतलब है कि भाई क्लाइंट को का जो भी कोई हार्मफुल बिहेवियर है उसको जस्टिफाई किया जाए। नहीं, फॉरगिवनेस जो है वो है प्रक्रिया इमोशनल बर्डन्स को छोड़ने की, जो उन्होंने अपनी इन 3 लाइफ्स में एक्सपीरियंस किया इन अ डिफरेंट रोल्स इन अ डिफरेंट बॉडी। तो सबसे पहले क्लाइंट ने जो वो लड़की है उससे फॉरगिवनेस सीख करी, जो जैक की लाइफ में जिस लड़की ने उसे बचाने की बहुत कोशिश करी, क्योंकि उनकी सडन डेथ के बाद शायद वो होल लाइफ अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल मानती रही। फिर क्लाइंट को बोला गया कि उस लड़की के पेरेंट्स को भी फॉरगिव कर दे, उनके रिजेक्शन, उनके इंसल्ट, उनके जजमेंट, जिस पेन को वो अभी भी कैरी कर रहे हैं, उस लाइफ की जो मदर है उनको फॉरगिव कर दें। उन्होंने फॉरगिव कर दिया, उनको काफ़ी रिलीफ फील हुआ। जिसने उस लाइफ में उन्होंने अबेंडन कर दिया, तो जो इस लाइफ में उनके फादर है उनको, उनकी सोल को भी इन्वोक किया गया। उनको बोला गया कि उनको भी माफ़ कर दे, जो भी उन्होंने डिसीजन लिया। क्लाइंट ने उनको भी माफ़ किया, और उन सभी इमोशंस थे जिन्हें वो उस समय हैंडल नहीं कर पाया था। ऐसा ही बाकी जो 2 लाइफ्स थी, उनकी जो सोल्स थी, उनकी डीप सोल लेवल क्लेंजिंग और हीलिंग करी गई, और सभी एनर्जीज को वहाँ से कट किया गया। तो रिलेशन में जिन रिलेशनशिप्स की एनर्जीज रिपीटेडली सामने आ रही थी, उन्हें कॉन्शियसली आइडेंटिफाई किया गया, जैसे वो लड़की, पेरेंट्स, मदर, वाइफ, फैमिली मेम्बर्स, और उन सभी इमोशनल कनेक्शन को जिनके साथ फियर, रिजेक्शन, गिल्ट, एंगर और डिपेंडेंसी जुड़ी हुई थी, उन थॉट्स को रिलीज किया गया। लेकिन यहाँ भी एक बात समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि थॉट कटिंग का मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति के साथ आपकी करंट लाइफ में रिलेशनशिप कट्स हो रही, नहीं। देखिए, अगर व्यक्ति के साथ आपका कोई टारगेट या इमोशनली अकाउंट है, तो थॉट कटिंग के बाद ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ से चला जा रहा है, रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी। थॉट कटिंग व्यक्ति से कनेक्शन तोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, ये एक एनर्जेटिक फ्लो को कट करने की प्रैक्टिस होती है। उन सभी ओल्ड इमोशनल एनर्जीज और पैटर्न को रिलीज करने की प्रैक्टिस है कि जो इस लाइफ में आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, इस लाइफ में जो आपकी हीलिंग है उसे सपोर्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से इतनी ब्लॉकेजेस आपके अंदर आपको फील होती है। तो थॉट कटिंग इज नॉट अबाउट एंडिंग अ रिलेशनशिप, इट्स अबाउट लेटिंग गो ऑफ दोज ओल्ड इमोशनल पैटर्न्स, एनर्जीज अटैच्ड टू इट। ये सिर्फ उस ओल्ड इमोशनल पैटर्न को रिलीज करना है जो रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं और आपकी हीलिंग को, आपकी इस लाइफ को सर्व नहीं कर रहे हैं। तो अब इस पूरी रिलेशन जर्नी को अगर देखा जाए, तो इसका मीडियम बनने के बाद एज थेरेपिस्ट मैं आपसे अपने कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स अब शेयर करना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि आप भी इस पूरी स्टोरी को अपने नज़रिए से देखें, समझें, और आपकी जो लर्निंग है उसे भी कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। क्योंकि हो सकता है कि भाई क्लाइंट की जो स्टोरी में जो पैटर्न्स है वो आपको भी अपनी लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिखाई दे रहे हो। तो देखिए, तो इस पूरी रिलेशन एंड डायरेक्ट हीलिंग जर्नी को क्लोजली विटनेस करने के बाद जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो ये थी कि हर फियर को सिर्फ एक पर्सनैलिटी का हिस्सा मान लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये है जो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर डर का कनेक्शन पास्ट लाइफ से हो। तो नॉट एवरी फियर इज अ पर्सनैलिटी, बट
बट नॉट एवरी फियर इज पास्ट लाइफ इधर। कई बार हमारे फियर और बिहेवियर के पीछे हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड ट्रॉमास, हमारे करंट लाइफ फैमिली डायनेमिक्स, हमारे रिलेशनशिप्स, एनवायरनमेंट या हमारी प्रेजेंट लाइफ एक्सपीरियंस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपके अंदर कोई भी डर, कोई भी रिपीटेड नैरेटिव, थॉट्स, बिहेवियर है, तो सबसे पहले उसे सेल्फ एनालिसिस करना, उसे ऑब्जर्व करना जरूरी है। खुद से पूछिए, क्या सिर्फ किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है या ये मेरी लाइफ में बार बार रिपीटेड हो रहा है? क्या अलग अलग सिचुएशन में भी ये इमोशनल पैटर्न दिखाई देता है? क्या ये चाइल्डहुड से चला आ रहा है? क्या ये मेरी फैमिली और रिलेशनशिप से कोई ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है? और अगर आपको लगता है कि ये कोई रिपीटेड पैटर्न है, तो फिर डीपर एक्सप्लोरेशन की और हीलिंग की जरूरत है। तो मेरे लिए तो सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ हीलिंग। कई बार हम किसी व्यक्ति को देखकर या अपने बच्चों के बिहेवियर को देखते भी तुरंत उसमें लेवल लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा था कि ये तो इंट्रोवर्ट है, शाय है, ऐसे तो लोगों से मिलना पसंद नहीं है, इसमें तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं। लेकिन कभी कभी इन बिहेवियर के पीछे कोई डीपर इमोशनल पैटर्न भी हो सकता है। जैसे कि मेरे इस क्लाइंट के केस में हमने 3 अलग अलग लाइफ टाइम में 3 अलग अलग रोल्स में एक्सपीरियंस देखे। एक लाइफ में सर्वाइवल का फियर, दूसरी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टेप करने के स्ट्रॉन्ग गिल्ट, और थर्ड लाइफ में रिजेक्शन, लोनलीनेस और आई एम नॉट एनफ की आई एम नॉट वर्थ की फीलिंग। और प्रेजेंट लाइफ में सारे एक्सपीरियंस अलग अलग फॉर्म में दिखाई दिए, इन फॉर्म ऑफ सोसाइटल थॉट्स, क्राउड से डिस्कम्फर्ट, नेगेटिव थॉट्स, रिस्क लेने में हेजिटेशन और कॉन्फिडेंस की कमी। तो अगर आपके अंदर भी कोई रिपीटेड फियर, बिहेवियर, इमोशनल पैटर्न दिखाई देता है, तो उसे तुरंत अपनी पर्सनैलिटी का लेबल में टैग मत कीजिए। थोड़ा पॉज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए और फिर एक्सप्लोर कीजिए। अब मेरी दूसरी लर्निंग, इस हीलिंग जर्नी में मुझे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रिमाइंड कराई अगेन एंड अगेन। जब भी मैं ये सेशन करती हूँ तो एक ही बात मुझे ये रिपीट होती है हर केस में कि हीलिंग का मतलब सिर्फ पास्ट लाइफ देखना नहीं है। हीलिंग का मतलब है जो हुआ उसको सेल्फ रियलाइज करना, उससे जुड़े इमोशंस को एक्सेप्ट करके रिलीज करना, जहाँ ज़रूरत हो फॉरगिवनेस लाना, ओल्ड इमोशनल थॉट को कॉन्शियसली लेट गो करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेजेंट लाइफ में एक नया चॉइस क्रिएट करना। क्योंकि चाहे हम पास्ट एक्सपीरियंस को एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस माने, अपना कर्मा माने या फिर इनर एक्सप्लोरेशन का माध्यम माने, एक बात बहुत ही पावरफुल है दोस्तों, हमारा पास्ट हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन प्रेजेंट लाइफ में हमारा एक्शन क्या होगा, हमारा कर्मा क्या होगा, उससे हमारी अवेयरनेस और फ्यूचर चॉइस बहुत डिपेंड करती है। एंड फाइनली यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम अक्सर कर्मा को एक बहुत ही सिंपल तरीके से देखते हैं। अक्सर जो भी लोग मेरे पास आते हैं वो बोलते हैं कि मैम मैंने इनके साथ कुछ पास्ट लाइफ में गलत किया होगा, तभी तो इस जन्म में वो मेरे साथ मेरा हिसाब क्लियर कर रहा है। लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप को हमेशा हम सिर्फ एक 1-on-1 इक्वेशन की तरह देखते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। बहुत बार जो हमारी जो सोल्स की जो जर्नी होती है उनमें कई सोल्स इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो इसलिए इसे सिर्फ 1-on-1 कार्मिक अकाउंट की तरह देखना नहीं चाहिए, बल्कि कई बार एक ही ये एक मैनी टू मैनी कार्मिक वेब की तरह दिखाई देता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। एक सोल प्लान में कई कार्मिक अकाउंट्स, सेटलमेंट विद डिफरेंट सोल्स, रिलेशनशिप, कई लेसन्स और कई अनरिजॉल्व्ड इमोशनल पैटर्न साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे होते हैं। और शायद प्रेजेंट लाइफ में जिन लोगों से हम सबसे ज़्यादा इमोशनली ट्रिगर होते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, उनके साथ ही हमारे सबसे ज़्यादा कार्मिक लेसन्स होते हैं। और दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरी रिग्रेशन एंड डायरेक्ट हीलिंग जर्नी में आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही? क्या आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा रिपीटेड पैटर्न, फियर, डर, बिहेवियर नोटिस किया जिससे आपने
पहले कभी डीपली ऑब्जर्व नहीं किया, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए किसी भी कारण की वजह से, तो तब तक सिर्फ देखते ही रहेंगे दोस्तों। अब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, यही सही समय है। तो अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट हीलिंग जर्नी में। धन्यवाद।